अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा है कि हमें डाइवर्सिटी के साथ चलना चाहिए। पहले मैं एक ही जो है ना सब्जेक्ट को लेके चल रहा था, अब मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलूँगा और रोज़ाना का जो है ना हर सब्जेक्ट का एक लेक्चर किया करूँगा आपके साथ। तो आज हम करें इन्वायरमेंटल साइंसेस का। तो इससे हम 3 मंथ के अंदर कवर कर सकते हैं ईज़िली और याद भी कर सकते हैं साथ-साथ। वैसे मैंने 6 मंथ्स रखे थे, 3 कंपल्सरी के लिए और 3 ऑप्शनल कंपल्सरी दोनों के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम पता क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखते हैं और पास्ट पेपर्स देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब्जेक्ट किस तरह चलेगा। और जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इसके लिए हम जो है ना फैक्ट्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये www.environment.gov.pk इस वेबसाइट से, और यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है उससे, उसका भी लिंक दिया हुआ है। इसमें ये 8 चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। हमने जो सिलेबस है ना उसको इस तरह डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज के अंदर। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर, इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स के अंदर, और तीसरा हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना उसके अंदर हम पता है क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यूट्रोफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन और वाटर लॉगिंग, ये कवर करेंगे। और जो हमारे पास इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं ना, तो इसमें हम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की जो कमिटमेंट्स हैं, समिट्स हैं, वो करेंगे, ग्लोबल लेवल की और हमारे पास पाकिस्तान सेंट्री। और तीसरा जो पोर्शन है ना वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के, जिसके अंदर हम अप्रोचेस जो है ना वो मैनेजमेंट सिस्टम्स रखते हैं। ये सारी जो है ना ओवरलैपिंग डोमेन्स हैं। तो इस तरह हम किस तरह कवर करेंगे, सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर कमिटमेंट्स लेंगे और फिर मैनेजमेंट लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब पूरा पूरा लेक्चर इसमें रिवाइज नहीं किया करूँगा, कि बल्कि एक टॉपिक की बेस पे किया करूँगा। जो ऑप्शनल है ना इनको एक टॉपिक उठाया करूँगा, उसे कंप्लीट किया करूँगा बस, ताकि फिर वो जो है ना स्टूडेंट्स को भी मुश्किल ना और मुझे भी इजी हो जाए हाँ डिलीवर करना। रीडिंग्स के अंदर यही है कि हम किसी भी मार्केट बुक पे ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जो है ना वो सारी एक जैसी लिखी होती है। या फिर हम किसी जो है ना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं या नेशनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कमिटमेंट्स वगैरह के, उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी रिसर्च आर्टिकल को भी कंसल्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज के। जो इंटरनेशनल ऑथर हैं उनके अंदर हम जो है ना, जैसे ये अर्थ एज ए लिविंग प्लानट, ये इसके राइटर हैं केलर और बॉथकिन। तो हम इसमें से सिर्फ उन चैप्टर्स को टारगेट करेंगे जो हमारी आउटलाइन है। सारी बुक्स को टारगेट करना हमारा कोई पर्पज़ नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास जो है ना इसकी नंबर जो है ना वो परफॉर्मेंस की बेस पे आते हैं। रिस्क फैक्टर इसके अंदर कम है। हम इधर 8 लेक्चर में इसको सारा डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये ना समझें कि मैं सिर्फ इसके 8 लेक्चर जो है ना वो ही डिस्कस करूँगा। मैं आपके साथ जो है ना जो भी CSS की कंप्लीट आउटलाइन है वो सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा, और ऐसे ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर देना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एडिट करना, उसमें बहुत सारे बंदों का काम चल जाता है। मतलब 2-3 बंदे होने चाहिए, मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मैं जो भी लेक्चर शेयर करूँगा ऐसे ही करूँगा। बाकी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको हेल्प होगी, क्योंकि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये आपको जो है ना डिफरेंट अकेडमीज़ के जब कोर्सेज ज्वाइन करते हैं ना, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये फ़ीस भर के, फिर जाके ये आपको कोर्सेज मिलते हैं, और मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि ये 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, और बंदा भी बहुत प्रेशराइज हो जाता है, जो कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है लेक्चर। अब हम चलते हैं आगे अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग टू प्रोटेक्ट द नेचर इन्वायरमेंट। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। कुदरती माहौल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिसीजंस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन भी है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइंस, पॉलिसी एंड सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस टू एड्रेस द प्रोसेस प्रैक्टिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये इसकी 2 डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक बात ये है कि हम नोट्स तो बना लेते हैं, फिर उनको याद करना होता है। असल बात याद करनी है। नोट्स तो मैंने भी बनाए हुए हैं ना, जहाँ से मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्लास में टीचर लेक्चर देते हैं वो बिल्कुल आप वैसे का वैसे नोट नहीं कर सकते। ये फिर बाद में बंदे को खुद ही लेक्चर नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए एक बने बने नोट्स भी हैं, अगर आप इनको एज ए नोट्स लें तो। इट इज़ अ प्रोसेस, एक और डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स टू काउंटर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और एक चौथी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम्स टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं जो आपको इजीली याद हो जाए। अब हम आते हैं आगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ पहले सारे लेक्चर शेयर कर देता हूँ, फिर आपको आउटलाइन कवर करवा दूंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह CSS का सारा कोर्स करवाऊंगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, ये एक रिपोर्ट है
इसकी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले CSS के पेपर्स में भी ये आ चुके हैं। EIA is a formal process to identify, evaluate, predict and avoid or reduce the environmental effects caused by any project or activity। प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर रेलिवेंट अथॉरिटी या स्टेक होल्डर्स होते हैं, और हमारे पास क्या होता है इसमें स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज होता है, और प्रोजेक्ट है हमारा ये फोकस है। अब किस तरह प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास रोड होते हैं, मोटरवेज होती हैं, एयरपोर्ट्स होती हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, प्लाजाज होते हैं, हाई राइजेज होती हैं, कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, अंडर पासेस, ब्रिजेस, स्पोर्ट सिटीज़, इरिगेशन सिस्टम्स, डैम्स, इस तरह के हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास EIA का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA क्या है हमारे पास, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखें, इट इज़ अ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। या फिर हम इसके आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है 1987 वो भी इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, ये बिटलैंड कमीशन है रिपोर्ट, नॉर्वे की PM थी, उन्होंने दी थी। या फिर हम इसको वर्ल्ड्स कमीशन रिपोर्ट भी कहते हैं ऑफ 1987। अब इसके अंदर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इम्प्रूविंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है हाउ द प्रोसेस या कंडक्शन ऑफ EIA, हाउ टू कंडक्ट द EIA। हम इस EIA को कैसे कंडक्ट करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स या दोनों के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ EIA कंप्राइजेज मल्टीपल स्टेप्स। अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला इसका होता है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ड्यूरेशन, लोकेशन एंड कॉस्ट, या टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। इसमें प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग हो गई, उसका ड्यूरेशन हो गया, लोकेशन हो गया और कॉस्ट हो गई, ठीक हो गया। अब फिर नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोपिंग, कि उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। फ्यूचरिस्टिक लेंस देखे जाते हैं कि फ्यूचर के उसके अंदर क्या इंपैक्ट होंगे, एप्लीकेशन सोसाइटी के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होंगी, एप्लीकेशंस होंगी और इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या होंगी। अब मैंने इधर साइड इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये भी आपको बता देता हूँ। इन पाकिस्तान यू कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट विदाउट द कनेक्शन ऑफ अप्रूवल ऑफ EIA की अप्रूवल के बगैर आप पाकिस्तान में कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर IPA है, उसका भी अप्रूवल चाहिए होता है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का। नंबर 3 जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है हमारे पास बेस लाइन डाटा कलेक्शन। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट कवर को देखा जाता है, लेक वाटर बॉडीज़ को, इक्वेटिक लाइफ को, क्रॉप्स को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एरियाज़ वगैरह को, पॉपुलेशन को, टोपोग्राफी को, ट्रेन्स, प्लेन्स हैं कि माउंटेन्स हैं, और साथ ही हम आर्कियोलॉजिकल डाटा भी देखते हैं कि इस जगह पे पहले कोई मॉस्क, टेंपल या मदरसा वगैरह या मंदिर, एंशिएंट कोई चीज़ है। टेम्परेचर देखते हैं, लोकल क्लाइमेट उस एरिया का क्या है, तो इस तरह भी हम उसकी डाटा कलेक्शन करते हैं। नंबर 4 जो है ना हमारे पास कनेक्शन ऑफ EIA के अंदर वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा और इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी बेस पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करने वाले हैं, डिफोरेस्टेशन कितनी होगी, वाटर पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिग्रेडेशन ऑफ द क्रॉप लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसकी इम्प्लीकेशंस होगी। नंबर 5 पे हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट प्रिडिक्शंस, फ्यूचर के अंदर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, वाटर पोल्यूशन के ऊपर, क्रॉप लैंड डिस्ट्रक्शन के ऊपर। और हमारे पास नंबर 6 पे हम देखते हैं मिटिगेशन मेजर्स, यानी हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं इफेक्ट्स के जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से होने वाले हैं। अब हम देखते हैं 2 टर्म्स हमने कहा है, अवॉइडेंस और रिडक्शन यूज़ की है। जो अवॉइडेंस होती है ना उसकी वजह से हम क्या करते हैं, या प्लेस चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट की, या ग्लोबल जो हमारे पास होती हैं यूजेस वगैरह, या जैसे हमारे पास किट्स वगैरह मिलती हैं, ग्लोबल किट्स, जिसके अंदर हम जैसे इंसुलेटर वगैरह वो इंस्टॉल कर देते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह फिर हम उसके अंदर अवॉइडेंस क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जो रिडक्शन होती है वो हम एरिया रिड्यूस कर देते हैं, या पोल्यूशन कंट्रोल जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंस्टॉल कर देते हैं। इससे हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स की एडिशन होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन या कंसल्टेशन। इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और इंक्लूड हम करते हैं ओपिनियन टेकिंग। स्टेक होल्डर्स को हम किस लिए इंक्लूड करते हैं, ओपिनियन टेकिंग के लिए, और पब्लिक हियरिंग जो हमारे पास होता है ना उसमें लोकल्स को इंगेज करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो अपने कंसर्न्स बता सके प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कम्युनिटी को क्या कंसर्न्स हैं इससे, किसी फैक्ट्री वगैरह या किसी प्रोजेक्ट से। इसके अंदर हमारे पास फेडरल IPA भी होती है और प्रोविंशियल IPA भी होते हैं। और हम पब्लिक के जो स्टेक होल्डर्स थे इसको इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना हमारे पास टू ऑनर एंड
जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, हम उसको ऑनर करते हैं ताकि उसको ऐड करें, तो उसको एक ऑनर देने के लिए साइन ऑफ ऑनर के तौर पे उसको ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अपने रिपोर्ट के अंदर। और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, पब्लिक होती हैं, सबको हम रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी और उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट्स क्या होंगे और उनकी कंसर्न्स क्या होंगी, या इसकी बेस पे हम उसको अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। फिर अप टू द मार्क, अगर हमारे पास अप टू द मार्क आ जाए ना कि सबसे मतलब इसके नुकसानात कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसको अप्रूव कर देते हैं। और अगर इसके रिवर्स है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है पॉइंट 8, उसमें हमारे पास क्या जाती है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी मॉनिटरिंग रहती रहे। EPA जो होता है ना, वो हमेशा पीरियडिकली मॉनिटर करता है। इफ़ द वायलेशन अक्कर्स, अगर वायलेशन अक्कर्स हो जाए, जो पॉइंट्स उन्होंने जिन पे एग्री किया था, तो EPA विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, फाइन कर देगा या फिर सील कर देगा। नंबर 9 पे हम इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं। उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक फाइनेंशियल ऑडिट, जैसे वो रसीदें वगैरह चेक करते हैं। इसको अप्रूव करता है EIA। मॉनिटरिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिकमेंडेशंस एंड लैब अप्रूवल्स नीडेड। जो फिर EPA जो होगा ना, वो ऑडिट करेगा बिफोर इट नो एक्टिविटी स्टार्ट। EPA के एक्ट से पहले कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट। अब हमारे पास IEE जो है ना, वो है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। ये लेस देन 10 मिलियन कॉस्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनका IE करता है। जो इससे ज़्यादा के होते हैं उनका फिर EIA करता है। ठीक हो गया। तो अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट लेस देन 10 मिलियन होगी तो फिर उसको IE करेगा, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, वो उसकी ऑडिट करेगा, रिपोर्ट लेगा। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास EIA के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ EIA, बेनिफिट्स इसके कौन से होते हैं, हमारे पास सोशल बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। It helps us to identify the possible environmental effects, implications of the project. It provides an opportunity to predict the environmental consequences. It provides an opportunity to modify the proposed project. It engages the potentially affected communities. It helps in controlling environmental pollution, in air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. It helps in controlling global warming, climate change. It helps in maintaining biodiversity. It helps in to control reduce biodiversity loss. It helps in promoting environmental awareness. It helps in avoiding the violation of national and international environmental standards. It helps in promoting the sustainable development. अब हमारे पास जो EIA है उसका पाकिस्तान के अंदर देखते हैं क्या रोल है। और ये वट 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 देखते हैं। जो EIA इन पाकिस्तान है ना, सेक्शन 12 जो हमारे है उसका EIA का जो सेक्शन 12 है उसके मुताबिक हम थोड़ा सा इसके पॉइंट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नो प्रोपोनेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट कैन इनिशिएट द प्रोजेक्ट विदाउट कंसिडरिंग EPA, Environmental Protection Agency. EPA is responsible to ensure the compliance with the standards regarding EIA. Public participation is mandatory by law except the issues related to social, economic, political, scientific, technical, production or manufacturing and national security matters which are confidential. EPA is responsible to maintain the separate registers for EIA and IEE. EPA is responsible to communicate its approval or disapproval with in 4 months. हमारे पास ये क्या होते हैं, NEQs मैंने पीछे लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये वाटर, एयर और नॉइज़ के लिए होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने मिस किया था वो ये था, PIPA पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। एक्ट ऑफ 1997 सेक्शन 12 ऑफ PIPA एक्ट रेफर्स टू EIA इन पाकिस्तान। जो हमने ये सेक्शन 12 किया था, एक्सप्लेन किया है 4-5 पॉइंट्स के अंदर, वो हमारे पास क्या है, PIPA एक्ट का सेक्शन 12 का है। और ये EIA जो है ना, उसके बारे में, पाकिस्तान के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके रोल के बारे में एलेबोरेट करते हैं। होप सो दिस लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन अदर लेक्चर। तो इस तरह मैं कोशिश करूँगा कि अब आपको टॉपिक वाइज चलाऊँगा। वो ऐसे थे इसलिए उसके अंदर मैंने पूरे लेक्चर शेयर किए थे, अब टॉपिक शेयर करूँगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे आउटलाइन का पता चलता जाएगा कितनी कवर हो गई हर सब्जेक्ट की।